तो चलिए बच्चों, हम आते हैं। आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। और पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है मैटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज मैटर? मैटर किसे कहते हैं? तो देखिए, इसकी सिंपल सी डिफिनीशन होती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइंग space and mass called matter। यानी हर वो चीज जो मास और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हेडिंग आता है कि स्टेट ऑफ मैटर, यानी नेचर में आपको मैटर जो होते हैं वो कितने फॉर्म मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये हमको तीनों को मिलता है। नंबर 1 सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो सबसे पहले आता है सॉलिड के बारे में। सॉलिड किसे कहते हैं? तो देखिए, आपने जो कोई भी आपने सॉलिड सब्सटेंस देखा होगा तो आपने देखा होगा हर सॉलिड का अपना एक फिक्स्ड शेप होता है और अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे वुडन बॉक्स, मेटल बॉक्स, इन सब के अपने फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। आप इन्हें चाह करके भी कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये मैटर के अपने अल्टीमेट स्टेट में होते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। तो they are incompressible, have definite volume and definite shape। यानी इनका ये प्रॉपर्टी एकदम फिक्स्ड होता है कि इनका वॉल्यूम और शेप क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। और अगर हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में तो इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि दे हैव लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हाई टेंस। PENS, यानी जैसे बात है, जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा उन्हीं की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। तो आपको मन में क्वेश्चन होगा, सर ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है क्या? अगर हम दो मैटर को यानी दो एटम को या दो सब्सटेंस को इस प्रकार से अरेंज करके लिखते हैं तो आप देखेंगे बीच बीच में काफी होल मिलते हैं। तो उसी प्रकार से जब एटम एक दूसरे के काफी क्लोजर जाते हैं तो भी उनके बीच में इतने इतने स्पेस रह जाते हैं और इन्हीं स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जितने सॉलिड सब्सटेंस होंगे उसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होगा और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होगा उनकी डेंसिटी सबसे अधिक होगी। दूसरा, they have highest force of attraction। उनके पार्टिकल के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा। इस नाते ये अपने निश्चित वॉल्यूम और शेप को बनाए रखते हैं। बात समझ में आ गई? इसको देख लीजिए। लेकिन अगर यही डिफिनीशन लिक्विड की स्टेट में हो तो डिफिनीशन हो जाएगा दे आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन इनका वॉल्यूम निश्चित होता है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता। बट नॉट डिफिनिट शेप।
कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो पानी का वॉल्यूम 1 लीटर फिक्स होता है, लेकिन आप उस 1 लीटर पानी को अगर आप 1 लीटर ग्लास में डालेंगे तो उसका ग्लास का शेप पकड़ लेगा, किसी थाली में डाल देंगे तो थाली का शेप पकड़ लेगा, कटोरे में डाल देंगे तो कटोरे का शेप, यानी उनका शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम निश्चित है। और देखेंगे यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पे होगा, higher intermolecular space and lesser density। जैसी बात है अगर लिक्विड होगा तो उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी फार अपार्ट होंगे, और अगर फार अपार्ट होंगे तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ी बढ़ जाएगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरी चीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो जैसी बात है सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम होगा, तो दे है लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर? अगर यही डिफिनीशन अगर आप गैस के रेफरेंस में देते हैं तो गैस जो होते हैं आपने देखा गैस को अगर आप दबाएंगे तो गैस कंप्रेस होते चले जाते हैं, यानी गैस कंप्रेसिबल होते, और उसके साथ साथ हैव नो डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम एंड नो डेफिनिट शेप। इनका ना वॉल्यूम स्थिर होता है और ना ही इनका शेप स्थिर होता है। ये हर हाल में क्या होते हैं, फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो अब गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। गैस की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी फार अपार्ट होते हैं, और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी फार अपार्ट होंगे तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एंड उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी, लीस्ट डेंसिटी, यानी इनकी डेंसिटी सबसे कम होगी, और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लीस्ट होगा, यानी सॉलिड लिक्विड गैस की तुलना में इनके मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के बीच के डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो आ जाइए हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब हम डिफिनेशन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, मेल्ट मतलब पिघलना होता है। जैसी बात है किसी सबस्टेंस को इतना टेम्परेचर दे कि वो अपने सॉलिड स्टेट से छोड़कर कौन से स्टेट में आ जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी द टेम्परेचर at which a solid substance change into liquid state, यानी वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। बुक में बहुत सारे डिफिनेशन होंगे लेकिन ये डिफिनेशन जो बॉइलिंग पॉइंट का हम लिखवाने जा रहे हैं ये
एप्रोप्रिएट है। वो एप्रोप्रिएट डिफिनेशन क्या है? ए फिक्स्ड टेम्परेचर at which a liquid and at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure of liquid is known as boiling point। जैसे जब आप किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा भाप निकलता है, और वो भाप निकलता है तो हमारे सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर द्वारा जो उस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डाला जाता है, तो जब वो निकलने वाला भाप इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाप के बराबर हो जाता है, तो लिक्विड के अंदर जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत तेजी से इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आपने कभी नहीं देखा होगा कि पानी जो होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? उबलने लगता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो जब बात टेम्परेचर की जब छिड़ी गई है तो टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन भी आता है। जैसे टेम्परेचर के दो इंटर, ये हर साल आपके क्वार्टरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या है कि सेल्सियस टेम्परेचर को हम केल्विन टेम्परेचर में चेंज करते हैं। हमेशा देखिए सेल्सियस टेम्परेचर का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम लोग स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। जैसे आपने कहा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब 100 सी लिखा जाता है, उसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल सी से। लेकिन जब यही 100 सी को आप केल्विन टेम्परेचर में बदलते हैं तो केल्विन टेम्परेचर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल टी से, और इसका फार्मूला होता है कि कोई भी टेम्परेचर जब इसमें कन्वर्ट होता है तो कैपिटल टी इज इक्वल टू होता है, उसमें 273 ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पर सेल्सियस टेम्परेचर ऐड किया। कहने का मतलब अगर आप जो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है उसको अगर आप केल्विन टेम्परेचर में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखे रहिएगा। उसके बाद एक टेम्परेचर और है जिसमें हम लोग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कहते हैं। उस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को आप एफ से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है F-32 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5/c। वो वैल्यू होती है C/5। अगर आपके पास ये फार्मूला है तो आप किसी केल्विन सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद एक अगला हेडिंग है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है कि जब आप किसी
सॉलिड सब्सटेंस को इतना गर्म करें कि वो बिना लिक्विड स्टेट में जाए, सीधे गैसेस स्टेट में चला जाए, तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। व्हेन द टेम्परेचर at which a solid substance is directly changed into gaseous state। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कपूर, कैम्फर, अगर कपूर को अगर आप गर्म करते हैं तो सीधे गैस स्टेट में चला जाएगा बिना पिघले हुए। तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन कराता है। एक एग्जांपल और भी, अमोनियम क्लोराइड, ये भी वेपराइज यानी गैसेस स्टेट में चला जाता है सीधे, जबकि ये सब सॉलिड होते हैं, इनका जनरल स्टेट सॉलिड होता है, लेकिन फिर भी गर्म करते हैं तो सीधे ये गैसेस सिस्टम में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसी सब्सटेंस को गर्म करिए, जैसे अगर आप गर्म तवे पर एक आइस का पीस रखते हैं तो वो आइस का पीस बिना लिक्विड स्टेट में जाए, सीधे गैसेस स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि तवा आपका बहुत गर्म है। तो उस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। अगला टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को गर्म करके उसको सीधे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाना है, क्या कह रहा था? इवेपोरेशन। व्हेन ए लिक्विड substance is changed into gaseous state at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप ठंड के दिनों में कपड़े सूखते हैं तो आपने देखा कपड़े के ऊपर से भाप निकलते दिखाई देता हो, तो जरूरी नहीं वो टेम्परेचर कुछ भी रहे, वो भाप निकल जाएगा और कपड़ा सूख जाएगा। चाहे आप भले उस कपड़े को अपने घर के अंदर क्यों सुखाने के लिए, हाँ थोड़ा सूखने में समय लगेगा लेकिन सूख जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का कोई भी टेम्परेचर हो, वो उसमें इवेपोरेशन को कंप्लीट कर देता। तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर हम इवेपोरेशन को ई से इंडिकेट करते हैं तो देखिए कितने फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है तो बच्चों देख लीजिए, हम फैक्टर पे डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिस पर हम इवेपोरेशन को प्रभावित कर सकते हैं या इवेपोरेशन उससे कंट्रोल हो सकते हैं। तो सबसे पहले है सरफेस एरिया। किसी भी सब्सटेंस का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसके सरफेस से इवेपोरेशन उतना अधिक होगा। जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे कर सकते हैं। आप अपने घर में 2 कपड़े लीजिए, एक कपड़े को फोल्ड करके बाकायदा मोड़ करके आप डाल दीजिए और दूसरे कपड़े को बिल्कुल तार पे स्ट्रेच करके फैला दीजिए, तो आप देखेंगे सबसे अधिक कपड़ा कौन सूखता है। तो जो कपड़ा स्ट्रेच्ड होगा वो जल्दी सूखेगा, जबकि जो कपड़ा अनफोल्ड होगा वो नहीं सूखेगा। रीजन, क्योंकि जब किसी चीज का सरफेस एरिया कम कर दिया जाता है तो उस पर पड़ने वाली धूप की रोशनी कम पड़ती है, और जब धूप की रोशनी कम पड़ेगी तो उसमें से निकलने वाले वाटर वेपर की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो यही वजह है सरफेस एरिया किसी सब्सटेंस का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पानी भाप बन के उड़ेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। दूसरा है टेम्परेचर। अब आप
धूप गर्मी में है, धूप जितना तेज होगा पानी का इवेपोरेशन उतना अधिक होगा। तो आपने देखा गर्मी के दिनों में धूप अधिक होता है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, और ठंडे के दिनों में धूप कम होती है तो कपड़ा नहीं सूखता है। तीसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है इन्वायरमेंट में पानी की मात्रा कम होना। तो आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर्स आ जाते हैं तो उस दौरान कपड़े जल्दी सूखते नहीं। और चौथा प्रोसेस है विंड। आपने देखा होगा कि आप कपड़ों को सुखाने के लिए अगर घर में केवल आप पंखे ऑन कर दें, भले ही कमरे चारों तरफ से बंद हो, लेकिन पंखा ऑन करके कमरे अगर कपड़े को रख दें तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यानी हवा तेजी से जितनी बहेगी वो उस इवेपोरेशन प्रोसेस को उतना ज़्यादा इंक्रीज कर। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर ये समाप्त होता है। धन्यवाद।